Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग कराची यूनिवर्सिटी के 2020 के पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। कराची यूनिवर्सिटी के 2024 के 23 के 22 के 21 के मॉर्निंग के और इवनिंग के पेपर्स में ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। सो आज की क्लास के अंदर 2020 के मॉर्निंग के पेपर को सॉल्व करने का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो बेटा क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन हाइपरबोलिक फंक्शन स्क्वायर एक्स इसके बराबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी फेमस हाइपरबोलिक फंक्शन आइडेंटिटी कि हमारे पास कभी भी कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आ रहा हो, माइनस का फिर साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर क्या आ रहा हो, स्क्वायर आ रहा हो। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये बहुत मशहूर प्रॉपर्टी होती है और इसका आंसर किसके बराबर होता है, 1 के। जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, कॉस स्क्वायर फंक्शन प्लस का साइन स्क्वायर फंक्शन बराबर है 1 के। हाइपरबोलिक फंक्शंस के अंदर हाइपरबोलिक आइडेंटिटी के ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, वहां पे हमारे पास नेगेटिव के ऊपर होता है और बीच में पहले कॉस होता है फिर साइन होता है और बीच में नेगेटिव का साइन होता है। सो याद रखिएगा, ये बहुत मशहूर फॉर्मूला है। हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1। तो एग्जामिनर कहता है एफ जीरो किसके बराबर होगा, यानी कि अगर आप फंक्शन के अंदर अपनी इनपुट डोमेन देते हो जीरो की, तब बताइए आपका फंक्शन का आंसर क्या होगा। यानी कि देखो यहाँ पे एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई एफ एक्स की वैल्यू बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 के। एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर तुम अपना इनपुट देते हो जीरो का, यानी कि जो तुम्हारा एक्स है ना, अगर इसकी जगह पे तुम जीरो डालते हो पूरे फंक्शन में, तो बताइए आंसर क्या होगा। कोई मसले की बात नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, इस पूरे फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है ना, वहां पे हम लोगों ने क्या करना है, जीरो को प्लॉट कर देना है। सो आइए देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे मैं क्या डाल दूंगा, जीरो को प्लॉट कर दूंगा। तो ये बन जाएगा सिंपल, जीरो का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू जीरो, आगे आ जाएगा प्लस का 1। तो सिंपल तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा एफ इंटू जीरो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। सो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आंसर आ जाएगा, एफ इंटू जीरो का आंसर आएगा प्लस के 1 के बराबर। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। वो तमाम स्टूडेंट जो मुझसे बार बार कह रहे थे सर क्या इंटीग्रेशन नहीं आता कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में, तो बेटा गौर से देखिए, इस पेपर में इंटीग्रेशन बिल्कुल पूछी हुई है। इससे पहले का जो मैंने पेपर करवाया था उसमें भी इंटीग्रेशन गिवन थी। तो याद रखिएगा, कराची यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है आपका भी 17 नवंबर को आ रहा है। तो बेटा कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसा है, अनप्रिडिक्टेबल टेस्ट है। अनप्रिडिक्टेबल टेस्ट का मतलब ये होगा कि बेटा देखो, आपको नहीं मालूम कि केयू के टेस्ट के अंदर आपके पास क्या पोर्शन है क्या नहीं है। आपको अपनी कंप्लीट तैयारी करनी है, क्योंकि बेटा किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए अक्सर बच्चे केयू के टेस्ट को फेल कर रहे होते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि भाई वो सिर्फ चंद चैप्टर्स पढ़ के चले जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे देखो, एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन और नेचुरल एक्सपोनेंट। नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, बेटा देखो इंटीग्रेशन ई की पावर ऊपर आ रहा है साइन एक्स और नीचे आ रहा है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा देखो, नेचुरल एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, जो भी आपका नेचुरल एक्सपोनेंट है पावर में उसका जो भी फंक्शन आ रहा है, अगर तो उस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है तो नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि पावर में जो भी फंक्शन आ रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। चूंकि बाहर एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंपल तरीके से नेचुरल एक्सपोनेंट का फॉर्मूला क्या कहता है कि एक दफा अपने नेचुरल एक्सपोनेंट को एज इट इज लिखोगे प्लस के सी के साथ, और ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगर हम मूव करें, तो बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि अगर आपका फंक्शन आ रहा है कॉस इनवर्स एक्स के बराबर, तो बताइए एफ प्राइम एक्स क्या होगा। पहली बात तो ये कि बेटा इसका मतलब क्या होता है जरा समझ लो। आपके पास दुनिया में कभी भी कहीं पे भी कोई फंक्शन लिखा हुआ है, अगर आप उस फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो, जो भी आपका ओरिजिनल फंक्शन है, अगर आप उस फंक्शन का वन टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो ये कहलाता है एफ प्राइम एक्स का होना। अगर आप इसी फंक्शन का दो दफा डेरिवेटिव लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एफ डबल प्राइम एक्स के बराबर। अगर आप इसी फंक्शन का कंसेक्यूटिव 3 दफा डेरिवेटिव लोगे तो ये बन जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम, या फिर 3 दफा डेरिवेटिव के ऊपर वो बन जाएगा डी क्यूब डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब। देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई आपका फंक्शन क्या है।
आपका फंक्शन आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के बराबर। अगर मुझे इसका वन टाइम डेरिवेटिव लेना है तो वन टाइम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? भाई वन टाइम डेरिवेटिव ऐसे लेंगे, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर, नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर वन माइनस फंक्शन का स्क्वायर। डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर वन माइनस का एक्स स्क्वायर। तो भाई ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी अपने शागिर्दों को पढ़ाई भी होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी अच्छी हो तो बेटा मेरा कराची यूनिवर्सिटी का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हुआ है, आप उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करिए। इस बैच में मैंने अभी तक कॉनिक्स नहीं पढ़ाया हुआ। 17 नवंबर को टेस्ट है, उससे पहले आपको कॉनिक्स भी पढ़ाया जा रहा होगा, फंक्शंस भी पढ़ाया जा रहा होगा, वेक्टर्स भी पढ़ाया जा रहा होगा, और जो आपके लेक्चर्स मिस हो गए होंगे उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमेशा याद रखिएगा दुनिया में कोई भी फिगर हो, कोई भी कर्व हो, कोई भी चीज हो, अगर वो ओरिजिन से पास करती है, दुनिया के अंदर कभी भी कोई भी चीज अगर ओरिजिन से पास करती है तो हमेशा याद रखिएगा उसकी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट किसके बराबर होता है? उसकी इक्वेशन के अंदर जो कांस्टेंट होता है ये हमेशा जीरो के बराबर होता है, इसको मार्क कर लीजिएगा। दुनिया के अंदर कोई भी फिगर हो, कोई कर्व हो, कोई लाइन हो, कोई भी चीज हो, अगर वो कभी भी दुनिया के अंदर बेटा ओरिजिन से पास कर रही है ना, कभी भी दुनिया में कोई भी चीज अगर ओरिजिन से पास कर रही है, हमेशा याद रखिएगा कि उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो बेटा देखो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शंस के अंदर से पहले ऑप्शन के अंदर भी कांस्टेंट मौजूद है, इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट आंसर नहीं है। दूसरी इक्वेशन में भी देखो कांस्टेंट मौजूद है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। तीसरी इक्वेशन में भी देखो कांस्टेंट मौजूद है, इसका मतलब ये करेक्ट आंसर नहीं है। खाली ऑप्शन नंबर डी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे पूरी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी की पूरी इन चारों ऑप्शंस के अंदर सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे हमारे पास पर्टिकुलरली कांस्टेंट क्या है? जीरो के बराबर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कहता है द सेकंड डिग्री इक्वेशन हैविंग ईच ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल कोफिशिएंट विद द नो प्रोडक्ट टर्म इज नोन एज सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर वो कौन सा कॉनिक होता है जिस कॉनिक के अंदर आपके पास हमेशा कोफिशिएंट जो होते हैं एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर के बराबर रहते हैं। सो एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है पहली बात तो सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है? सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर। इसको मैं अगर तरीके से लिखूं ना, सेकंड डिग्री किसी भी कॉनिक की इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ई वाई प्लस का एफ इक्वल टू जीरो। ये होती है हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन दुनिया के अंदर हर कॉनिक की। एग्जामिनर कह रहे हैं वो कौन सा कॉनिक होगा जिसकी सेकंड डिग्री इक्वेशन के अंदर तुम्हारे पास जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे, और उनके पास कोई भी प्रोडक्ट की टर्म भी नहीं होगी, कोई प्रोडक्ट बेस्ड टर्म नहीं होगी। अच्छा इसका मतलब क्या है? देखो अगर आप चारों ऑप्शंस को देखो ना, तो सर्कल वो वाहिद ऑप्शन है जिसके आपकी सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट ना सिर्फ सिमिलर होते हैं बल्कि हमेशा पॉजिटिव भी होते हैं, बल्कि हमेशा सिमिलर कोफिशिएंट होते हैं विद दी सिमिलर साइंस। एलिप्स के अंदर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सिमिलर तो होते हैं मगर एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। एग्जामिनर ने क्या कहा है? एग्जामिनर ने कहा है इक्वल कोफिशिएंट। इक्वल कोफिशिएंट का मतलब क्या? दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा पैराबोला के अंदर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से हमेशा याद रखिएगा कोई एक चीज एग्जिस्ट करती है। हाइपरबोला के अंदर एक टर्म पॉजिटिव होती है एक टर्म नेगेटिव होती है, तो ऑब्वियसली ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। हमेशा याद रखिएगा आपके पास कॉनिक्स के अंदर दुनिया के हर कॉनिक को पहचानने का एक तरीकेकार होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई सर्कल की इक्वेशन की पहचान क्या है, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। दुनिया के अंदर बेटा सर्कल की इक्वेशन को पहचानने का तरीकेकार क्या होता है? सर्कल की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर भी होता है वाई स्क्वायर भी होता है, दोनों के कोफिशिएंट ना सिर्फ सिमिलर होते हैं बल्कि हमेशा के हमेशा सिमिलर साइंस के होंगे, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। वाइल ऑन दी अदर हैंड पैराबोला के अंदर याद रखिएगा एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू खाली एग्जिस्ट करती है। वाइल एलिप्स के अंदर सर्कल वाला हिसाब होता है कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों मौजूद होंगे, दोनों के सिमिलर साइंस होंगे, मगर मगर दोनों के कोफिशिएंट्स हमेशा डिफरेंट होंगे, तभी तो एक बड़ा एक छोटा होगा। सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस ही क्या होता है? भाई सर्कल गोलाई शेप का होता है और एलिप्स जो होता है ना वो एक तरफ से बड़ा होता है, ये एक तरफ से छोटा होता है। यही तो खास बात है सर्कल और एलिप्स के अंदर, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस ही क्या है कि
कोफिशिएंट सर्कल्स के अंदर सिमिलर होते हैं, इलिप्स के अंदर सिमिलर नहीं होते। हाइपरबोला तो खैर टोटली डिफरेंट है, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो कहने का मकसद क्या है कि करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ये चारों चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि कोई भी एमसीक्यूज में आ सकता है, इसलिए आपको मालूम होने चाहिए। चारों में से चीजें मैंने इसलिए आपको बताई है, कोई भी चीज एमसीक्यूज में आप उसको इजीली सॉल्व कर लो। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास इक्वल कोफिशिएंट किस पे होते हैं? जाहिर सी बात है सर्कल के ऊपर होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द रेडियस ऑफ द सर्कल। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई किस चीज को कैलकुलेट करना है? रेडियस ऑफ द सर्कल को कैलकुलेट करना है, कोई मसले की बात नहीं है। बेटा सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या है? सर्कल का रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सर्कल का रेडियस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, निकालने का फॉर्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल सा है। किसके बराबर होता है? बराबर होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर बड़े मजे की बात कर रहा है। एग्जामिनर कहता है सेंटर ऑफ द सर्कल बताइए अगर इक्वेशन आ रही है एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो हमारे पास सर्कल की नॉर्मली इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मली हमारे पास सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद आर स्क्वायर। तो सर्कल का सेंटर कैसे निकाला जाता है? सर्कल का सेंटर निकाला जाता है ए कॉमा बी के ऊपर। सही है ना? नॉर्मल सी बात है। अगर आपकी सर्कल की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म पे होता है, नॉर्मली जो हमारा स्टैंडर्ड सर्कल होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है? उसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और इस सर्कल का सेंटर क्या होता है? ए कॉमा बी के बराबर। यानी कि यहां से ए लेते हैं, यहां से बी लेते हैं। अब एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि अगर सर्कल की इक्वेशन आ जाए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस ए का होल स्क्वायर, अब सेंटर क्या होगा? जाहिर सी बात है भाई, एक्स के साथ क्या वैल्यू है? बी है। वाई के साथ क्या वैल्यू है? ए है। तो अब की बारी में सेंटर क्या बन जाएगा? बी कॉमा ए के बराबर बन जाएगा। इट्स अ नॉर्मल थिंग। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 99.9% बच्चा जो है ना इसको सॉल्व ही नहीं कर सका था जिस साल केयू के पेपर में आए थे 2020 में। एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं कि दो वेक्टर्स आ रहे हैं, या फिर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होनी होनी चाहिए। अगर आपने फिजिक्स की सर बिलाल दर की अच्छी से क्लासेस ली हुई है तो फिर तो आप सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है कि भाई आपके पास दो वेक्टर्स गिवन है, बताइए ये वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल या नेगेटिव? अब इस क्वेश्चन की पहले लॉजिक समझो। एग्जामिनर ने आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं। देखो एक वेक्टर क्या आ रहा है? एक वेक्टर आ रहा है 2i प्लस का 3j प्लस का k। दूसरा वेक्टर आ रहा है मेरे पास माइनस का 6i माइनस का 9j माइनस का 3k। एग्जामिनर कह रहे हैं दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, रेसिप्रोकल है, नेगेटिव है। हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर कभी भी दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगे ना, वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होने चाहिए। तो मुझे नहीं पता पैरेलल इज द करेक्ट आंसर और नॉट, बट मुझे एक बेसिक लॉजिक पता है फिजिक्स के अंदर कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे का पैरेलल होते हैं ना तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल लाजमी होते हैं। तो भाई अगर मैं पहले वेक्टर को देखूं, पहले वेक्टर में 2i प्लस 3j प्लस के आ रहा है। अगर मैं दूसरे वेक्टर में से किसको कॉमन लूं? मैं 3 को कॉमन लेता हूं, नेगेटिव के 3 को। अगर मैं दूसरे वेक्टर में से नेगेटिव 3 को कॉमन लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये बचेगा पॉजिटिव का 2i, फिर बचेगा प्लस का 3 3 9j, फिर बचेगा प्लस का 1k। यानी कि देखो अगर मैंने इस पूरे वेक्टर में से किसी क्वांटिटी को कॉमन लिया तो मैंने नेगेटिव के 3 को कॉमन ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर 2i प्लस का 3j प्लस का k, ये क्या है? ये आपका स्केलर मल्टीपल है किसके ऊपर? नेगेटिव 3 इंटू 2i प्लस के 3j प्लस के ऊपर। यानी कि देखो दुनिया में कभी भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं, अगर एक दूसरे का क्या होता है? स्केलर मल्टीपल होता है। तो साफ तौर पे हमें दिख रहा है कि एक वेक्टर कैसा है? दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स कैसे आ रहे हैं? दोनों के दोनों वेक्टर्स पैरेलल आ रहे हैं। बड़ी बेसिक सी ये फिजिक्स की क्वांटिटी होती है कि देखो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल लाजमी तौर पे मौजूद होंगे, बन रहे होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सिंपल वे में अंदाजा हो गया, पता चल गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है ए के ऊपर, सॉल्व करके बताइए एक्स क्यूब माइनस का ए क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का ए। बेटा इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने का सिंपल तौर पे तरीकेकार एल हॉपिटल रूल। अभी मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि जहां पे अगर एक्स आ रहा है वहां पे अगर मैं ए डालूंगा तो ऊपर भी जीरो बन जाएगा, नीचे भी जीरो बन जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए हम एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव अलग लेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के ए क्यूब का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा बिकॉज ए इज अ कांस्टेंट वैल्यू।
वैल्यू। नीचे क्या आ रहा है, x माइनस का a, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यानी कि सिंप्लीफाई करने के ऊपर ये क्या बन गया, ये बन गया 3x² डिवाइडेड बाय 1। हमारी सिंपल तरीके से लिमिट x अप्रोच कर रही है कहाँ पे, a के ऊपर। तो सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, जहां जहां x आ रहा है वहां पे a को प्लॉट कर दीजिए। तो ये बन जाएगा सिंपल 3a² के बराबर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3a² के बराबर। सो द ऑप्शन नंबर बी फॉर बैलून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पासेस थ्रू 2,3 इज डैश। यानी कि भैया a की वैल्यू बताइए जिस वैल्यू के ऊपर ये जो पैराबोला है ये एक पॉइंट से पास करके गया है। अब देखो इसकी लॉजिक को समझो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपको एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मुझे a की वो वैल्यू बताओ जिसके ऊपर ये पैराबोला एक पॉइंट से पास कर रहा है। वैसे इक्वेशन देख के क्या अंदाजा हो रहा है, अरे भाई पैराबोला की इक्वेशन देख के साफ तौर पे अंदाजा हो रहा है कि हमारा जो एक्स एक्सिस है ये एक्स वाली टर्म लीनियर फॉर्म पे, एक्स वाली टर्म लीनियर फॉर्म पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बेटा आपका पैराबोला एक्स एक्सिस का है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरा पैराबोला कुछ इस तरीके का आ रहा है, एक्स एक्सिस का पैराबोला आ रहा है। सही है ना, लॉजिक समझो सिर्फ। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारा जो पैराबोला है ना एक पॉइंट से पास कर रहा है 2,3 के। लेट सपोज ये वो पॉइंट है 2,3 का। सही है, एग्जामिनर क्या कह रहा है, ए की वैल्यू बताओ। हमें क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। सिंपल तरीके से निकाल सकते हो, कोई मसले की बात थोड़ी है। ये जो 2,3 आपको गिवन है ये बेटा आपको एक्स कॉमा वाई गिवन है, तो सिंप्लीफाई करवा दो। जहां पे वाई गिवन है वहां पे वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 बन गया। इक्वल टू के बाद 4a का 4a, ये जो एक्स है एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्योंकि देखो दुनिया में कोई भी टर्म अगर किसी भी वैल्यू से पास कर रही है, अगर दुनिया में कोई भी पॉइंट किसी भी फिगर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होता है, कोई लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होता है, जाहिर सी बात है ना वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारा पैराबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट जो है तुम्हारे पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो जहां पे एक्स आए वहां पे आपने 2 डाल दिया, जहां पे वाई है वहां पे 3 डाल दिया। सिंप्लीफाई करवा लीजिए तो इसको क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 इज इक्वल टू 4 2 8 इंटू ए। तो अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 8 के बराबर। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो एग्जामिनर ने आपको पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट बताया हुआ है 2,3 का, यानी कि ये आपको एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू गिवन है, आपको स्मॉल ए निकालना है। तो इक्वेशन के अंदर एक्स और वाई की जगह पे 2,3 को डालो और सिंपल तरीके से ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द पॉइंट वेयर द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। भाई मेरे बच्चों के लिए तो ये बहुत आसान होना चाहिए एमसीक्यूज। मैंने आप लोगों को ये शॉर्टकट बहुत दफा बताया है अपने 3 दोस्तों की कहानी के ऊपर। दुनिया के अंदर कभी भी एल्टीट्यूड्स अगर किसी ट्राइंगल के ऊपर मिलते हैं, यानी कि एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होता है, वो लाइन जो अपोजिट साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे। दुनिया में वो लाइन जो अपोजिट साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज द ऑर्थो सेंटर। इसको क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर कब आपको मिलता है, जब एक ट्राइंगल के तमाम एल्टीट्यूड्स किसी पॉइंट पे मीट करते हैं। अगर एक ट्राइंगल के तमाम एल्टीट्यूड्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो सेंटर मिलेगा। अच्छा इन सेंटर कब मिलता है, सेंट्रोइड कब मिलता है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटा देखो, अगर दुनिया के अंदर किसी भी ट्राइंगल के तमाम मीडियंस एक पॉइंट पे मीट करते हैं, मीडियन कहते हैं उस लाइन को जो अपोजिट साइड पे जाके बाइसेक्ट कर दे, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो मीडियन अगर एक लाइन अपोजिट साइड पे जाके बाइसेक्ट कर दे उसको हम मीडियन कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज द सेंट्रोइड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंपल तरीके से सेंट्रोइड का होना। तो मीडियन होता है बेसिकली हमारे पास क्या चीज, मीडियन हमारे पास वो लाइन होती है जो वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड को 2 बराबर हिस्सों में जाके तकसीम कर देती है। इसको हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। सेंटर आपको मिलता है जब इंटरनल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि बेटा वो लाइन जो ट्राइंगल के वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। दुनिया में एक ऐसी लाइन का होना जो ट्राइंगल के वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं इंटरनल बाइसेक्टर का होना। वो लाइन जो ट्राइंगल के वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल्स
ट्राइंगल्स को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल बाइसेक्टर का होना। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज द इंसेंटर। ये तीन बड़े मशहूर कॉन्सेप्ट्स हैं, खुदारा इनको याद रखा करें कि बेटा ऑर्थो सेंटर आपको मिलता है एल्टीट्यूड्स के मिलने के ऊपर, सेंट्रॉइड आपको मिलता है मीडियंस के मिलने के ऊपर, और इन सेंटर आपको मिलता है इंटरनल बाइसेक्टर्स के मिलने के ऊपर। तो मेरे ख्याल में अब इसका आंसर आपको क्लियरिफाई हो चुका है। द पॉइंट वेयर एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज नोन एज द ऑर्थो सेंटर। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन एंड टर्मिनल पॉइंट इज पी इज कॉल्ड डैश, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। जाहिर सी बात है भाई, पोजीशन वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर कहते ही ऐसे वेक्टर को जो स्टार्ट होगा बेटा ओरिजिन से और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी तक का वो डिस्टेंस ट्रेवल अप करेगा, तो पोजीशन आपको एक जगह से दूसरी जगह की प्रोवाइड अप कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर होगा। नॉर्मल सी बात है। तो बड़े सिंपल तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डेरिवेटिव बताइए किसका, सेक इनवर्स एक्स का। कहता है कि भाई सेक इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव में फॉर्मूला बताइए। तो बेटा देखो सेक इनवर्स का डेरिवेटिव में क्या फॉर्मूला होता है, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है वन डिवाइडेड बाय फंक्शन अंडर रूट के अंदर सिंपल तरीके से फंक्शन का स्क्वायर माइनस का वन। ये होता है सेक इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव में फॉर्मूला क्या है, वन डिवाइडेड बाय फंक्शन रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का वन। तो खाली एक ही ऑप्शन इसको क्लैरिफाई कर रहा है मेरे पास, वो ऑप्शन नंबर ए है। और अच्छा, ये जो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बेटा, ये कोसैक इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो कोसैक इनवर्स का फॉर्मूला होता है नेगेटिव का वन डिवाइडेड बाय रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का वन, दैट इज कोसैक इनवर्स। सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वन डिवाइडेड बाय फंक्शन अंडर रूट के अंदर फंक्शन का स्क्वायर माइनस का वन। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। क्लियर क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला बताइए। अब देखो वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला, सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कि क्वेश्चन किसका आ रहा है। ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास सिंपल तरीके से हाइपरबोला का। हाइपरबोला की इक्वेशन की पहचान मैंने भी आपको ऊपर भी बताई थी। हाइपरबोला की इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि बेटा इक्वेशन के अंदर आपके पास एक वैल्यू वेरिएबल की पॉजिटिव होगी, एक वेरिएबल नेगेटिव होगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है वर्टिसेस बताइए। तो बेटा सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते साथ ही मुझे अंदाजा हो रहा है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 1। तो देखो पॉजिटिव के अंदर कौन सा वेरिएबल है, पॉजिटिव के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, कोई मसले की बात नहीं है। जिसके जो पॉजिटिव वेरिएबल होता है उसके नीचे हमेशा ए स्क्वायर होता है, जो नेगेटिव वेरिएबल होता है उसके नीचे हमेशा बी स्क्वायर होता है। तो यहां से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू 16 मिल गई। तो ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए की वैल्यू बेटा बराबर होगी प्लस माइनस के 4 के। एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या है, वर्टिसेस मांगे हुए हैं। तो बेटा अगर ट्रांसफर एक्सिस अलोंग दी एक्स, अगर ट्रांसफर एक्सिस हमारा एक्स के अलोंग है तो हमारे वर्टिसेस का पॉइंट क्या होगा, वर्टिसेस का पॉइंट होगा प्लस माइनस का ए कॉमा जीरो। तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो का मतलब क्या है, 4 कॉमा जीरो, प्लस माइनस का 4 कॉमा जीरो इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक फॉर्मूला आ रहा है, इस फॉर्मूले में एग्जामिनर कहता है थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज डैश। हमेशा याद रखिएगा कॉलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे तमाम पॉइंट जो एक सिंगल प्लेन पे लाए कर रहे होते हैं उनको हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या बेटा, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स के अंदर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर होती है। अगर एक सिंगल प्लेन के ऊपर आपके पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक सिंगल प्लेन पे अगर मेरे पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। हमेशा याद रखिएगा कॉलिनियर पॉइंट्स के अंदर हमारे पास जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक थ्योरम होता है जो आप इंटर साइड पे भी पढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे कहता है कि भाई इफ 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड kx प्लस 10y प्लस 12 इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइंस एंड द वैल्यू ऑफ k। हमेशा याद रखिएगा बेटा दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं, वो तमाम बच्चे जिन्होंने मुझसे कभी ना कभी तालीम हासिल करी, मैंने आपको एक शॉर्टकट पढ़ाया होगा। दुनिया में कभी भी दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो हमेशा याद रखिएगा इन दोनों लाइंस के अंदर एक्स और वाई कोफिशिएंट हमेशा सिमिलर होना चाहिए। दुनिया में कभी भी दुनिया के अंदर बेटा अगर दो लाइंस कैसी हैं, दो लाइंस अगर हमारे पास पैरेलल हैं, दो लाइंस अगर हमारे पास कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो इन दोनों लाइंस के जो एक्स और वाई कोफिशिएंट होंगे वो हमेशा सिमिलर होंगे। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई लाइन वन और लाइन टू आपस में पैरेलल हैं, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। अब देखो मेरे पास एक लाइन आ रही है सिंपल 2x प्लस का 5y प्लस का 6 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या आ रही है, दूसरी लाइन आ रही है के एक्स प्लस का
10y प्लस का 12 इक्वल टू 0। एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि दोनों लाइंस कैसी हैं? दोनों लाइंस पैरेलल हैं। हमें ये बात मालूम है कि भाई अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी ना, तो यहाँ पे जो भी एक्स और वाई की वैल्यू है, सेम वैल्यू एक्स और वाई की यहाँ पे भी होनी चाहिए। इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 5 है, जबकि यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट 10 आ रहा है, एक्स का कोफिशिएंट के आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपको इस पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, तभी सेम एक्स और वाई कोफिशिएंट फॉर्म होंगे। तो अगर मैं यहां से 2 को कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन लेता हूं, तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास पूरी इक्वेशन से अगर मैं 2 कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से k डिवाइडेड बाय 2x। सही है ना? क्योंकि ऊपर तो 2 नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 2 को नीचे डिवीजन में रख दिया। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 10 किसके बराबर है बेटा? 10 में से 2 जब कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 5 5 के बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 6 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि देखो बेटा, पूरी की पूरी इक्वेशन में से हम लोगों ने क्या ले लिया? 2 को कॉमन ले लिया। अब देखो के एक्स के अंदर चूंकि अभी 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसके डिवीजन में मैंने 2 रख दिया। बात समझना समझाने के लिए, 10 के टेबल में 2 कहाँ पे आएगा? 5 के ऊपर आएगा, तो इसलिए 2 जब कॉमन लिया तो 5 5 बच गया। 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 12 कहाँ पे मिलता है? 6 पे मिलता है, यानी कि 12 के टेबल में 2 कहाँ पर आता है? 6 पे आता है। इट्स नॉर्मल थिंग। तो अब यानी कि देखो, अब आपके कोफिशिएंट्स क्या बन जाएंगे? सिमिलर बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब मैं इस कोफिशिएंट को इससे कंपेयर करवा सकता हूँ। तो सिंपल वे में ये k डिवाइडेड बाई 2x को मैं कंपेयर करवा सकता हूँ इस 2x के साथ। तो x से x कट गया, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4 के बराबर आ गई। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अक्सर बच्चे जो है ना 2 पे टिक करके आ जाएंगे। अरे अकल को हाथ मारो, अकल को थोड़ा सा हाथ मारो, 2 कैसे आंसर होगा? बहुत सारे बच्चे जो है ना जल्दबाजी में गलत क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखो क्वेश्चन बेसिकली आपके पास ये आ रहा है, सही है ना? क्वेश्चन आपके पास ये आ रहा है। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारे पास जो है ना पर्टिकुलरली ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। अगर तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के कोफिशिएंट सिमिलर होंगे। तो अभी चूंकि सिमिलर नहीं आ रहे, पहले सिमिलर बनाने पड़ेंगे ना। तो या तो आप कॉमन ले लो, या फिर आप एक और काम कर लो कि आप डायरेक्टली पहली वाली इक्वेशन से 2 को मल्टीप्लाई करवा दो पूरी इक्वेशन से। तो क्या बन जाएगी? अगर मैं पूरी इक्वेशन से 2 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 5 टू जा 10y, ये बन जाएगा 6 टू जा 12 इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास के एक्स के सामने क्या आ रहा है? 4x आ रहा है। तो के से जब मैं 4 को कंपेयर करवाऊंगा तो के की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 4 के बराबर आएगी। ऐसे सॉल्व करना चाहो ऐसे सॉल्व कर लो, बात एक ही है। कान यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, कान पकड़ना मैटर करता है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर एक फंक्शन आ रहा है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो बताइए फंक्शन इवन है, ऑड है, मॉडुलस है, इनवर्स है? हमेशा याद रखिएगा भाई, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है? इवन फंक्शन का मतलब होता है कि कभी भी अगर आप अपने फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डालो, नेगेटिव की वैल्यू डालने पे आपको वापस से ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए पॉजिटिव की फॉर्म पे, तो वो आपका इवन फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि आप कभी भी फंक्शन में नेगेटिव का इनपुट डालो, और नेगेटिव का इनपुट डालने पे आपको नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, दैट इज नोन एज द ऑड फंक्शन। वाइल आपके पास नीदर इवन नॉर ऑड उस सूरत में बनता है जब हमारे पास पर्टिकुलरली ओरिजिनल फंक्शन ऑब्टेन नहीं होता। तो खैर, हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, एक्स की वैल्यू नेगेटिव की प्लॉट करूं, अगर मैं अपना इनपुट डालूं किसका? नेगेटिव का, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा कॉस का कॉस इंटू नेगेटिव का एक्स। नॉर्मल सी बात है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कभी भी फंक्शन के अंदर नेगेटिव की वैल्यू को प्लॉट करते हो, अगर मैं फंक्शन में क्या करूंगा, नेगेटिव की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो कॉस की प्रॉपर्टी होती है, कॉस की दुनिया के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि बेटा कॉस के अंदर कभी भी नेगेटिव का अगर एंगल आएगा तो कॉस उसको हमेशा पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस एक्स का कॉस एक्स। यानी कि देखो, मैंने अपना नेगेटिव की एंगल डाला था, मैंने नेगेटिव की वैल्यू डाली थी, मगर नेगेटिव की वैल्यू डालने पे मुझे वापस से ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। यानी कि मैंने फंक्शन में जब नेगेटिव की वैल्यू डाली तो मुझे क्या मिल गया? मुझे वापस से अपना ओरिजिनल फंक्शन पॉजिटिव की फॉर्म पे मिल गया। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? ये इवन फंक्शन है। So the correct answer should be option number A. A for apple is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन इज -3 एंड द y इंटरसेप्ट इज 2, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज डैश। अब देखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है इक्वेशन फॉर्म करने का। एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है, उसके स्लोप की वैल्यू गिवन है -3 के बराबर, और आपको y इंटरसेप्ट गिवन है। देखो, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज आपको b की वैल्यू गिवन है, इसको b समझ लो। ये किसके बराबर है? 2 के बराबर।
या फिर आप इसको ऐसे भी जहन में बिठा सकते हो, वाई इंटरसेप्ट का पॉइंट क्या होगा। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक्स की वैल्यू जीरो होने पे वाई की वैल्यू जो मिलती है उसको वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू जीरो होने पे वाई की वैल्यू का मिलना, वो कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। तो यानी कि मुझे पॉइंट यहाँ से क्या मिल रहा है, 0,2 का पॉइंट मिल रहा है। तो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, इक्वेशन कैसे निकालोगे? बेटा स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पॉइंट आपको मिला है ये आपका x1 y1 आ गया। सिंपल तरीके से इक्वेशन का फॉर्मूला बना लो। क्या फॉर्मूला होता है, इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद m आगे होगा x माइनस का x1। तो ये बन जाएगा y माइनस का y1, y1 बराबर है 2 के, फिर m यानी कि स्लोप, स्लोप बराबर है किसके, नेगेटिव ऑफ 3 के। आगे आ जाएगा x माइनस का x1 डेट विल बी 0। तो ये हो जाएगा y माइनस का 2 इज इक्वल टू नेगेटिव का 3x। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का 3x प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो ये मेरी फाइनली इक्वेशन होगी, 3x प्लस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन पे बेटा आपको ये मिल रही है। ये हमें मिल रही है ऑप्शन नंबर बी के ऊपर, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बेटा इस पेपर के हम लोगों ने तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। सो बेटा देखो फाइनली हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी के 2020 का जो पेपर था मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। याद रखिएगा बेटा ये जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। रोज के रोज मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए एक ईयर का पेपर लाजमी सॉल्व करवाऊं। याद रखिएगा बेटा मैंने 2024 का, 23 का, 22 का, 21 का ऑलरेडी ये सारे पेपर्स मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। नाउ आई वाज मूविंग टुवर्ड्स 2020 का पेपर जिसको मैंने आज की क्लास में सॉल्व करवा दिया, 2020 के मॉर्निंग के पेपर को। अगर आप चाहते हैं आपकी कराची यूनिवर्सिटी की तैयारी बहुत अच्छी हो, मॉर्निंग के अंदर भी इवनिंग के अंदर भी प्रॉपर आपको गाइडेंस मिले सर बिलाल जिया की, सर हाशिम जिया की, तो आप जरूर कराची यूनिवर्सिटी के बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच की खास बात यह है कि बेटा इसके अंदर ना सिर्फ आपकी लाइव क्लासेस करवाई जाएंगी बल्कि साथ साथ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब तक इवनिंग का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक आपके पास इस कोर्स का एक्सेस रहेगा और आप इस कोर्स के लेक्चर्स को एंजॉय कर सकोगे, पढ़ सकोगे, हमसे गाइडेंस ले सकोगे एंड सो ऑन। तो आई होप ये बात क्लियर होगी। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।